पश्चिम बंगाल में सियासी पारा काफी हाई है। 2 चरणों की वोटिंग के बाद पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तो इस बीच आज पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा से मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने साउथ 24 परगना जिले की मगराहाट वेस्ट और डायमंड हार्बर सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने के आदेश दिए हैं, जहां पर मगराहाट वेस्ट के 11 और डायमंड हार्बर के 4 पोलिंग सेंटर्स पर आज फिर से वोट डाले जाएंगे। दरअसल चुनाव आयोग को 77 पोलिंग सेंटर्स पर रीपोल कराने की रिक्वेस्ट मिली थी और आरोप ये था कि कुछ बूथ पर ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है और कुछ जगह पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत थी, जिसे लेकर के इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव आयोग ने साउथ 24 परगना जिले की 2 सीटों पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया। वहीं बीजेपी ने रीपोलिंग का स्वागत किया है और फलता सीट पर भी रीपोलिंग की मांग की है। तो डायमंड हार्बर की सीट पर देखिए जबरदस्त जंग देखने को तो मिल ही रही है, लेकिन एक बार फिर से रीपोलिंग यहां पर कराई जाएगी क्योंकि लगातार ये रिक्वेस्ट चुनाव आयोग को मिल रही थी कि रीपोलिंग करवाई जाए, क्योंकि मशीन में गड़बड़ी थी, कहीं पर ईवीएम खराब था और यही वजह है कि डायमंड हार्बर 15 मतदान केंद्रों पर एक बार फिर से मतदान कराने का आदेश दे दिया है। मगराहाट वेस्ट के 11 और डायमंड हार्बर के 4 पोलिंग सेंटर्स पर आज वोट डाले जाएंगे। दरअसल चुनाव आयोग को 77 पोलिंग सेंटर्स पर पोल कराने की रिक्वेस्ट मिली थी, फिर से पोल कराने की। जो हुआ मंगराहाट वेस्ट में वेलकम है। डायमंड हार्बर में हाउस भी 11 बूथ में होना चाहिए था, ओनली 4 बूथ में हो रहा है और पूरा फॉल्टा सेगमेंट में होना चाहिए, कम से कम 60 बूथ में तो होना ही चाहिए। फाल्टा का अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, लगता है फाल्टा का आएगा ऑर्डर। कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसमें कोई प्रोसीड्योर होता है, वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरा ऑब्जर्वर का रिपोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हैंडबुक, थोड़ा कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम लेकर वो कर रहा है। हम लोग तो इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करता हूँ, ममता बनर्जी जैसे करती है, हम लोग तो इस तरीके से बात नहीं करते। और वहीं तृणमूल कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी ने हिंसा करके बहुत सी सीटों पर रीपोलिंग की साजिश रची है, लेकिन बंगाल की जनता ने शांतिपूर्ण मतदान करके बीजेपी की साजिश को नाकाम कर दिया है। This was basically the strategy of the BJP party, that on the day of the poll, first phase or the second phase, they would provoke the other political parties. They would provoke the incidents where anybody would they would incite some kind of trouble, so that there could be massive repoll in many more booths. We did not respond or react to their provocation, and even our workers didn't. They are not prepared, they are not winning, and for which they tried this devious strategy that let's have a repoll in many places, and then again Bengal ko badnaam karo. बंगाल में काउंटिंग से पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है और टीएमसी लगातार ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही है। इस पर चुनाव आयोग सख्त हो चुका है। चुनाव आयोग ने बंगाल की सभी सीटों के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सेंट्रल फोर्स को सौंप दी है। चुनाव आयोग ने हर स्ट्रांग रूम की 3 लेयर्स की सुरक्षा करने के आदेश दिए। पहले 2 लेयर में सेंट्रल फोर्स और तीसरी बाहरी लेयर में बंगाल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। और वहीं सियासी पार्टियों ने भी स्ट्रांग रूम की निगरानी कड़ी कर दी है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें चुनाव आयोग के उस फैसले को चैलेंज किया गया है जिसमें चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दौरान हर टेबल पर एक केंद्र कर्मचारी की नियुक्ति का आदेश दिया है। टीएमसी ने अपनी याचिका में यह कहा कि एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ये आदेश मनमाना और भेदभावपूर्ण है। यह आदेश बिना अधिकार के जारी किया गया और वहीं बीजेपी इस फैसले में चुनाव आयोग के साथ खड़ी दिख रही है। तो शुभेंदु अधिकारी भी स्ट्रांग रूम पहुंचे, ममता बनर्जी की भी नजरें वहां पर बनी हुई हैं। जो कृणाल है वो भी, कृणाल घोष भी मोर्चे पर तैनात है। लगातार जो स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी रखी जा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 3 लेयर्स में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सेंट्रल फोर्स को सौंप दी गई है। हर स्ट्रांग रूम की 3 लेयर्स सिक्योरिटी में पहली 2 लेयर्स तो सेंट्रल फोर्स की हैं और तीसरी लेयर में बंगाल पुलिस को रखा गया है। बंगाल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। उन्होंने इस तरीके से अनएथिकल ड्रामाबाजी किया, इसका कोई आधार नहीं है।
एक भी वोट वो कोई कारचुपी नहीं होना चाहिए। का सीसीटीवी नहीं फंक्शन कर रहा है, बीच बीच में नहीं दिखा, तो हम लोग का यही डिमांड है कि जब जब नहीं दिखा ये पूरा फुटेज भी हम लोग को अवेलेबल कीजिए। 2 दिन बाद बंगाल में काउंटिंग है और उससे पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर सियासी पारा हाई है। टीएमसी बार बार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी सेंट्रल फोर्सेस को सबसे भरोसेमंद बता रही है। एक दिन पहले ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम और वहां रखी ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम में पहुंची और वहां 4 घंटे तक रही थी, जिसके बाद शुक्रवार को बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी भी उसी सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम पहुंचे। यहां बंगाल चुनाव की सबसे हॉट भवानीपुर सीट की ईवीएम रखी हुई है। शुवेंदु अधिकारी ने यहां 10 मिनट तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और फिर निकल गए। बाहर निकलते ही शुवेंदु ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। शुवेंदु ने कहा कि इतने अनुभवी नेता होने के बावजूद ममता ने स्ट्रांग रूम को लेकर ड्रामा किया, ये उनकी हार की हताशा को दिखा रहा है। एक तो देखिए, प्रत्याशी के नाते जाना कोई ऑब्जेक्शनेबल काम नहीं है, जो ड्रामा कर रहा है वो ठीक नहीं है। क्या काम है 4 घंटा तक वहाँ जाकर घर में जैसे कपड़ा पहनता है उस करके, क्या ये सब क्या ड्रामाबाजी नहीं। वहाँ ईवीएम टेम्पर हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। इतना बड़ा गाड़ी लेकर गया, वो गाड़ी में आपका वॉशरूम था, ये था, क्या प्लानिंग था। वहाँ धरना प्रदर्शन करके बंगाल में जो जनता ने जो अपने राय दे दिया, वो राय को चेंज करना है, ये कि क्या है उनका, ये ठीक नहीं है। वो तो सुनने वाला नहीं है, हारने वाला है। करने दीजिए, 2-3 दिन और करेगा। बंगाल में चेंज हो रहा है, सबको पता चल गया। आंकड़ा क्या होगा, कैसे होगा, वो तो 4 तारीख को आ जाएगा दोपहर तक, लेकिन चेंज हो गया, ये तो सबको पता है। नया सरकार आया है, बीजेपी सरकार आ रहा है। टीएमसी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। पहले स्ट्रांग रूम के बाहर धरना प्रदर्शन किया और फिर शुक्रवार को टीएमसी नेताओं का एक डेलीगेशन राज्य चुनाव आयुक्त से मिला। इसमें टीएमसी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को और सख्त करने के साथ ही सीसीटीवी में सुधार करने की मांग की। आज इलेक्शन कमीशन से हम लोग ने ये कहा कि सीसीटीवी जो फुटेज या सीसीटीवी के जो विजुअल्स दिख रहे हैं ये आ रहे स्ट्रांग रूम से, लेकिन बहुत सारे केंद्र में जो जहां जिसके बक्से या स्ट्रांग रूम में रखे हुए हैं वहां पे कैमरा नहीं चल रही है, अस्पष्ट है, दिख नहीं रही है, बंद हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो हम लोग ने कहा कि इससे तो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो अगर देख नहीं पाएंगे तो कुछ अनहोनी हो जाए तो हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे हम लोग कल रात शाम को ही देखे थे कलकत्ता के खुदीराम मनुष्यलिनी में, वो तो कैमरा में ही दिखा कि कुछ लोग अंदर हैं। ये लोग अंदर क्यों हैं, उसके बाद ही तो इतने सवाल खड़े हो गए। और इतने सारे केंद्र, हम लोग पूरे केंद्र के नाम लिखे, करीब 20-25 तो केंद्र के नाम लिखे ही है हम लोग। इन जगहों में आपका सीसीटीवी नहीं फंक्शन कर रहा है, बीच बीच में नहीं दिखा, तो हम लोग का यही डिमांड है कि जब जब नहीं दिखा ये पूरा फुटेज भी हम लोग को अवेलेबल कीजिए। उसकी जांच हम लोग करना चाहते हैं और ऐसे डिस्ट्रप्शन ना हो, बंद ना हो जाए, इसकी भी देखरेख में जो उनकी एजेंसी उसको देखना है। इस बीच काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों और पीएसयू कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर और असिस्टेंट नियुक्त करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से मात खाने के बाद टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जेंट सुनवाई होगी। सुबह 10:30 बजे जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की स्पेशल बेंच मामले की सुनवाई करेगी। टीएमसी ने अपनी याचिका में कहा है कि उनका चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी से है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और केंद्रीय कर्मचारियों पर उसका कंट्रोल है। नियम के मुताबिक
हर टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं। इसके बावजूद नए नियम के जरिए केंद्रीय कर्मचारियों की अतिरिक्त नियुक्ति की गई है। ऐसे में काउंटिंग टेबल पर केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिससे काउंटिंग निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें टीएमसी ने एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि काउंटिंग में हर टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर या असिस्टेंट में से कम एक केंद्रीय सरकार या पीएसयू का होना जरूरी होगा। टीएमसी का आरोप है कि एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ये आदेश मनमाना और भेदभावपूर्ण है। यह आदेश बिना अधिकार के जारी किया गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर जारी सियासत के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। बंगाल में ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले कर दी गई है। 294 स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 200 कंपनी सीएपीएफ की तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम की 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम की सबसे भीतरी घेरे में सेंट्रल फोर्स के जवान 24 घंटे तैनात हैं। उसके बाद दूसरी लेयर में भी सीएपीएफ के जवान अलग अलग पॉइंट पर तैनात हैं। वहीं तीसरी लेयर की सुरक्षा का जिम्मा बंगाल पुलिस को दिया गया है। हम लोग इस वक्त है नेताजी इंडोर स्टेडियम में, जहां पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा क्षेत्र के मतगणना जो होगा वो इसी जगह पे किया जाएगा। तो उससे पहले जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर काफी भारी सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अंदर में काम भी काफी जोरों शोरों से चल रहा है और बाहर में जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, इसके साथ साथ बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस सभी तैनात है। और कल रात में जो घटना हुआ खुदराम अनुशीलन केंद्र के बाहर, उसको मद्देनजर रखते हुए और भी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता के 163 आर्टिकल लगाया गया है। पुलिस ने ईवीएम स्ट्रांग रूम सेंटर के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद पूरे बंगाल में स्ट्रांग रूम के बाहर सेंट्रल फोर्सेस की गाड़ियां और जवान दिख रहे हैं। स्ट्रांग रूम के आसपास की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, लेकिन टीएमसी नेता अभी भी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। बंगाल में एक बात है, सोर्सेर मध्य भूत, तो इसी कौन है? तो इसी तो भाजपा है। इसीलिए बाहर में हो सकता है इतना सिक्योरिटी, तो अंदर जो काम कर रहा है वो तो भाजपा के लिए ही काम कर रहा है। इसीलिए हमको कॉशियस रहना पड़ता है। हम लोग जीतेंगे। ममता बनर्जी वापस आ रही है विथ ह्यूज मेजोरिटी, लेकिन ये हमारा ड्यूटी है। एक भी वोट वो कोई कारछुपी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारा लीडर ममता दीदी का ये पूरा ऑर्डर है, हमारा मॉनिटरिंग चलेगा और कैंडिडेट्स, एजेंट्स वो बाय रोटेशन यहाँ पर मॉनिटरिंग में आएगा। कॉमर्शियल गैस का ये जो देखिए, ये स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर टीएमसी के सवालों का जवाब चुनाव आयोग पहले दे चुका है और लगातार दे रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा सीधे निर्वाचन आयोग के निर्देश पर की जा रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी है। स्ट्रांग रूम के आसपास आने जाने वाले हर शख्स का रिकॉर्ड लॉग बुक में दर्ज किया जा रहा है। इसीलिए बंगाल के चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं, ये फुल प्रूफ है। ये कोई कंप्लेंट आया, बताइए कहाँ पे हुई है? खाली एलिगेशन लगाने तो कोई एलिगेशन लगाए, टेम्परिंग कहाँ हुई है? सीएपीएफ है वहाँ पे, पूरा सील्ड है वहाँ पे, 3 लेयर सिक्योरिटी है, कोई जा सकता है और टेम्परिंग कैसे कर लेगा? रिपोर्ट है वहाँ पर। लेकिन लेआउट जो है काउंटिंग का जो आपका बनता है डीओ से, अच्छा, वो जाता है सीओ के पास, और सीओ अपने कमेंट देकर ईसीआई को देता है। अच्छा, फिर ईसीआई से फाइनली अप्रूवल आता है। अच्छा। बंगाल में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। टीएमसी के नेता स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम की निगरानी में लगी हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि ममता हार को छिपाने के लिए ड्रामा कर रही हैं। स्ट्रांग रूम को प्रोटेक्ट करना हर प्रार्थी का फर्ज बनता है, क्योंकि इंसान अपने जो ओपिनियन वो ईवीएम में दिया, और ईवीएम शुड बी प्रोटेक्टेड। अब इलेक्शन कमीशन तो
बायस है टुवर्ड्स बीजेपी। तो हम लोग को हर समय ये लगा रहता है ये इलेक्शन कमीशन क्या धांधली कर दे, पहले से कर रहा है। इसलिए जहां पर खबर आया नेताजी इंडोर में जो विदाउट इंफॉर्मेशन वो बैलेट वहां पर जाना ही नहीं चाहिए, वहां पर जाके क्या सेग्रीगेशन क्या सब कर रहा था, ये हमारे दिल को संदेह आया। और इसलिए मैडम भी अपने गए, हम भी अपने स्ट्रांग रूम में गए देखने के लिए सब ठीक है कि नहीं। लेकिन बात यही है कोई ठोस सबूत उनका पास नहीं आए, कोई पुख्ता सबूत नहीं आए, सिर्फ हवाबाजी करने के लिए ये ड्रामा उन्होंने कर रहा है। लेकिन इस ड्रामा से तृणमूल का ही नुकसान होगा। तो विरोधी राजनीतिक दल इतना दिन करते थे, जो आरोप लगाते थे, आज ममता बनर्जी और उनका साथी वही आरोप लगा रहा है। मतलब काउंटिंग का पहले ही ममता बनर्जी जो विरोधी हो गया, विपक्ष हो गया, वो स्वीकार कर लिया। बंगाल में इस वक्त दबाव की राजनीति का गेम चल रहा है। बंगाल में टीएमसी शुरू से ही बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिले होने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि बंगाल में इस बार बदलाव होने जा रहा है। काउंटिंग से पहले टीएमसी सुपर एक्शन मोड में दिख रही है। सीएम ममता बनर्जी ने आज शाम 4 बजे काउंटिंग एजेंट्स और कैंडिडेट्स को वर्चुअल मीटिंग बुलाई है, जिसमें ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी काउंटिंग के लिए स्ट्रैटेजी तय करेंगे। वहीं सीएम ममता बनर्जी के आदेश के बाद टीएमसी नेताओं ने हर स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दी है। टीएमसी कार्यकर्ता 3 से 4 घंटे की शिफ्ट में स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात रहेंगे। सीनियर लीडर्स स्ट्रांग रूम और सीसीटीवी पर नजर बनाए हुए हैं। और वहीं बीजेपी भी काउंटिंग को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव मोड में दिख रही है। काउंटिंग की तैयारी को लेकर आज कोलकाता में एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लगाए गए सभी नेता, सांसद, विधायक शामिल होंगे। इससे पहले शुक्रवार को भी पार्टी महासचिव सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी बीजेपी संगठन की बैठक हुई। इस दौरान नेताओं को काउंटिंग डे की तैयारी की इंफॉर्मेशन दी गई और साथ ही काउंटिंग के दौरान की रणनीति तैयार की गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी को बम्पर जीत मिलती दिख रही है। इसको लेकर बांग्लादेश में हड़कंप मच गया है। एग्जिट पोल सामने आने के बाद से बांग्लादेश के नेता टेंशन में आ चुके हैं। बांग्लादेश की संसद में बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल का मुद्दा गूंज रहा है। शनिवार को बांग्लादेश की संसद में इसी पर चर्चा हुई। इस दौरान बांग्लादेश के एनसीपी के सांसद अख्तर हुसैन ने यह कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई तो बांग्लादेश को बड़े शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ेगा। इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। আমরা এমন একটা রিজিয়নে আঞ্চলিক একটা অবস্থায় পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা সেই ৭১-এ ২৪-এ প্রত্যেকটা সময় জাতিগতভাবে আমরা যেমন একত্রিত হতে পেরেছিলাম, তেমনি ভাবে এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের উপরে বাংলাদেশের জনগণের উপরে যদি কোনো ধরনের পরাধীনতা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেই সময়টা তো আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থেকে বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে হবে মাননীয় স্পিকার। और बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी नेता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है और बीजेपी को इसे कामयाब कभी नहीं होने देगी। क्या चाहते हैं? जो बांग्लादेश का पूरा आबादी हम लोग पश्चिम बंगाल के भीतर घुसा ले, बांग्लादेश का रेडिकलाइजेशन पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो जाए, बांग्लादेश के मुसलमान का कारण पश्चिम बंगाल में जो बसे हुए मुसलमान हैं उसका रोजी रोटी पर खत्म हो जाए, उसका ऊपर भी बांग्लादेश का थप्पा लग जाए। तो बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं किसी जमाने में वो लोग इस देश छोड़ के चले गए थे, उसको कोई भगाया नहीं। वो लोग नारा लगाया था कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, ये उसका नारा था। आज वो लोग क्यों आ रहे हैं? ये तो एक इंटरनेशनल साजिश है, उसका तहत हो रहा है। वी हैव बीन फेसिंग अ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन सिंस mid-80s. Our internal security has been compromised. We cannot and will not welcome it under any circumstances. And I think
There should be a political consensus, mass awareness and joint action with state force and the central forces. बड़ी खबर दिल्ली के करीब गाजियाबाद से है, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र के केला भट्टा इलाके में सड़क पर चलने को लेकर के दो समुदाय भिड़ गए। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट और पत्थरबाजी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में देवी मंदिर से घर लौट रहे हिंदू परिवार पर कुछ मुस्लिम लड़कों ने हमला कर दिया था। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंच करके हालात को कंट्रोल में कर लिया है। जानकारी के मुताबिक घटना कल शाम करीब 7:30 बजे की है। केला भट्टा क्षेत्र में दो पक्ष के बीच रास्ते में गुजरने को लेकर के दरअसल ये बवाल हुआ, कहासुनी हुई और देखते ही देखते यहाँ पर हिंसक झड़प शुरू हो गई। मारपीट हुई, उसके बाद पत्थरबाजी होने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। झड़प में घायल लोगों को आसपास अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। पुलिस ने अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया। फिलहाल मौके पर शांति और अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हुआ जैसे हम गाना बजाना करके ला रहे थे, माता उठा के ला रहे थे अपनी यात्रा करके, तो अपने घर पे जा रहे थे तो एक लड़के ने थूक दिया हमारे ऊपर। हमने बोला क्या, कैसे थूका तूने? तो उन्होंने कहा तुझे क्या है, अभी बताऊं तुझे। तो उसे हमने भाई चल पड़ी वहाँ लड़ाई, फिर धमाधम होने लगी। फिर महिलाओं को पकड़ लिया हमारे को, और हमारे बुढ़े जी तो आगे निकल गए थे। भाई यही हमारे साथ में करा मार पिटाई की, ईट पत्थर के रोल मारी, रोड ऐसा फोड़ दिया, लोहे की दुकान खोल के 6-7 लोहे बसाए गए, पंखे की राड़ बसाए गए। माल तोलते हैं ना, वो फेंक फेंक के मारे। वहाँ तो बतेरे थे, कैसे नहीं थे, सारे जातरी थे। 2-3 तो आगे निकल गए थे। नहीं वो महिला होती हमारी सारे मुसलमान थे, धमाधम करने लगे। उन्होंने ना आगे देखा ना पीछे देखा, बस बजाए चले गए अनाधुंध। हम अपने आप को एक दूसरे को बचा रहे। उन्होंने इतना मौका नहीं दिया हम उनसे कुछ पूछ सके कि क्यों कर रहे हो ये सब, क्यों नहीं कर रहे हो। पहले से प्लान बना, पता नहीं उनके मन में क्या था क्या नहीं था, इसलिए उन्होंने पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ ये सब। वो है इतनी सी बात में उन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा मचा दिया हमारे साथ। हम घर पे थे, हम भाई सब बैठे थे, ये आ रही थी जोत कर गए, हम आगे निकल गए थे। तो हमें क्या पता इनकी झगड़ा वगड़ा हो गया, क्योंकि तुम्हारी महिलाओं को मारा बहुत बुरी तरह से। हम फिर भागे, इतने वो भाग के चले गए। ऐसे 3-4 लोग थे जो लेडीज जाते थे, लेडीजों के जाते चोट आ गई हमारी के। कितने लोग घायल आपके साथ पहुंचे? हमारे लोग हैं कम से कम 8-7 लोग घायल हैं। पुलिस तो पहुंची तो मौके पर क्या हुआ? पुलिस ने हमारी नहीं सुनी, जब बजरंग दल वाला है, जब हमारे पुलिस वालों ने सुनी। तो सुना आपने किस तरह से यहां पर बुरा व्यवहार किया गया। गाजियाबाद की खबर, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र के केला भट्टा इलाके में सड़क पर चलने को लेकर के यहां पर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट और पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में देवी मंदिर से घर लौट रहे हिंदू परिवार पर कुछ मुस्लिम लड़कों ने हमला कर दिया। यहां तक कि थूकने की भी बात की गई। जो महिलाएं हैं वो शिकायत कर रही हैं, जो पुरुष हैं वो भी कह रहे हैं कि हमला करने लगे हम पर बिना किसी बातचीत को लेकर। जानकारी ये मिल रही है कि घटना कल शाम करीब 7:30 बजे की है। केला भट्टा क्षेत्र में दो पक्ष के बीच रास्ते से गुजरने को लेकर के कहासुनी हुई है। देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों समुदाय में जमकर मारपीट शुरू हो गई, पत्थर भी शुरू हो गए और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। हालात को काबू में किया गया। झड़प में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, क्योंकि कुछ लोग इसमें घायल भी हो गए थे। 10 लोगों को पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया है। फिलहाल मौके पर शांति और अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कुछ व्यक्ति जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी तक इस प्रकरण में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर सामान्य रूप से शांति बनी हुई है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर जम्मू से, जहां पर वन तालाब इलाके में बन रहे एक पुल का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। ब्रिज का हिस्सा गिरने से मलबे में 4 मजदूर दब गए, जिनमें से एक को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 3 मजदूरों की जान चली गई है। वन तालाब में पुल को चौड़ा करने का काम चल रहा था और उसके नीचे मजदूर काम कर रहे थे और इसी दौरान अचानक से पुल का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा। नीचे काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस SDRF मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। देर रात राज्य के जो डिप्टी CM हैं सुरेंद्र चौधरी, वो भी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा उन्होंने लिया। राज्य सरकार ने लापरवाही बरतने के आरोप में 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और साथ ही पुलिस को निर्माण कर रहे ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। 3 मजदूरों की देखिए मौत हो गई है, जिसको लेकर के भारी प्रदर्शन देखने को मिला। जम्मू में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ब्रिज का हिस्सा गिरने से मलबे में 4 मजदूर दब गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई है। एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
बंद तालाब में पुल को चौड़ा करने के लिए ये दरअसल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उसके नीचे मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से पुल का एक जो बड़ा हिस्सा था वो गिर गया और उस पुल के नीचे जो मजदूर काम कर रहे थे उन्हें काफी चोट लगी, जिनमें से 3 की तो मौत भी हो गई। 3 गंभीर रूप से वो घायल हुए, एक को सुरक्षित बचा लिया गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। देर रात राज्य के डिप्टी सीएम भी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि सबसे बड़ी बात, पहली बात तो यही है कि जो 3 जानें गई हैं, बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है। और 4 थे, एक तो बीच में से जिंदा बेचारा निकल गया, उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन 3 जो हैं उनकी डेथ हो गई है। 2 डेड बॉडी रिकवर हो गई हैं, एक अभी भी आप देखें काम लगा हुआ है, उनको उसकी रेस्क्यू कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है, डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी भी लगा, सारे लगे हैं और वो अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं कि उस डेड बॉडी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और परिवार के हवाले किया जाए। एक बड़ा दर्दनाक हादसा है, एक बड़ा अफसोसजनक हादसा है और जिसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना ही कम है। लेकिन अब जो जाने चली गई वो वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है, 2 एक जेई और एक AEE हमने क्योंकि इसको मैंने ऊपर से जब माता वैष्णो देवी के दरबार में था, मैंने वहीं से डायरेक्शन दे दी थी कि उनको सस्पेंड कर दो। इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। एक्शन के लिए मैंने अभी कह दिया है कि इंचार्ज एक्शन था उसको अटैच कर लीजिए और उसके बाद जो भी ठेकेदार जहाँ ताल्लुक है, ठेकेदार ने SOP फॉलो की है या नहीं की, और इतना बड़ा काम उसने शुरू कर दिया एक मेन रोड के ऊपर, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। दिल्ली से झांसी के बीच चलने वाली ताज एक्सप्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। उपद्रवी तत्वों ने दिल्ली मथुरा रूट के बीच लोहे के पाइप से ट्रेन की विंडो पर अटैक किया, जिससे खिड़की का कांच टूट गया और 2 यात्री घायल हो गए। रेलवे ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हैं ट्रेन की खिड़की कैसे अचानक से टूट गई। उपद्रवियों के खिलाफ हालांकि शिकायत दर्ज कर ली गई है। ताज एक्सप्रेस ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहां पर की गई। दिल्ली मथुरा रूट पर लोहे के पाइप से ट्रेन की खिड़की पर हमला किया गया और उसके शीशे टूट गए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दरअसल ईरान ने अपने नए प्रस्ताव में 2 मांगे पहले की तरह बरकरार रखी। एक तो वो यूरेनियम संवर्धन जारी रखने का अधिकार चाहता है और ये भी चाहता है कि इजरायल हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई पूरी तरह से खत्म कर दे। इन मांगों में ट्रंप पहली मांग के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है और इजरायल को ये दोनों मांग नामंजूर है और इसीलिए जस की तस स्थिति बनी हुई है। ट्रंप ने तो संदेह जताया है कि ईरान से शायद अब समझौता हो ही नहीं पाएगा। उन्होंने ईरान के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने ठुकराया ईरान का लेटेस्ट प्रपोजल। अमेरिका ईरान में आखिर कैसे होगा समझौता? क्या फिर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका? क्या फिर बम और गोलों से गूंजने वाला है मिडिल ईस्ट? अमेरिका ईरान के बीच भले ही 3 हफ्ते से बमबारी रुकी हुई है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों देश अब भी आमने सामने हैं। पाकिस्तान के मध्यस्थता में टेलीफोनिक बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिशें भी लगातार फेल हो रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से मिले एक और नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने तेहरान की तरफ से भेजे गए इन प्रस्तावों पर नाखुशी जताई, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो पाएगा या नहीं, इसे लेकर भी ट्रंप ने संदेह जताया। I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. दरअसल ईरान ने पाकिस्तान में मध्यस्थों के जरिए बातचीत के लिए अपना ताजा प्रस्ताव सौंपा है।
इसे पाकिस्तान ने अमेरिका को भेज दिया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को वो प्रस्ताव पसंद नहीं आया। नए प्रस्ताव में 2 मांगे पहले की तरह बरकरार है। पहला, यूरेनियम संवर्धन जारी रखने का अधिकार, और दूसरा, इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई पूरी तरह खत्म करे। ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व के प्रति भी निराशा जाहिर करते हुए उसे बिखरा हुआ नेतृत्व करार दिया और कहा कि ईरान के नेतृत्व में ही काफी मतभेद है। A very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. ट्रंप ने इससे पहले भी ईरान के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था जिसमें ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने के बदले हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की बात कही गई थी। अमेरिका और ईरान के बीच 3 हफ्तों से सीजफायर कायम, जिसके बाद लड़ाई काफी हद तक रुकी, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों देशों में तनाव बरकरार है और स्थिति ऐसी है कि सीजफायर कभी भी टूट सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर 2 ऑप्शन भी बताए। उन्होंने कहा कि ऑप्शन मौजूद हैं, या तो हम जाकर उन पर जबरदस्त हमला करके उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दें या समझौता करने की कोशिश करें, और मानवीय आधार पर मैं समझौते को प्राथमिकता दूंगा। इधर अमेरिका और ईरान में डील को लेकर बात फाइनल नहीं हो पा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच फिर से जंग शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। तो उधर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। इजराइल ने शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान पर फिर से कई एयर स्ट्राइक किए। Nicolas Maduro had his chance. इजरायली सेना के इस हमले में करीब 5 लोग मारे गए। गुरुवार को भी दक्षिणी लेबनान में हुए इजराइल के हमले में 24 लोग मारे गए थे। और अब खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से, जहां पर बरगी डैम हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लोग लापता हैं, उनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए और जांच कमेटी का गठन कर अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया है। शुरुआती जांच के आधार पर क्रूज पायलट, हेल्पर और टिकट काउंटर इंचार्ज को नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। सीएम मोहन यादव का कहना यह है कि किसी भी दोषी को नहीं बख्शेंगे। तो बहुत ही दुखद ये घटना जबलपुर में बरगी डैम में हुई थी, जहां पर मौसम विभाग के चेतावनी के बावजूद भी जो क्रूज संचालन थी वो शुरू रही, उसे रोका नहीं गया। और जो वीडियोस भी लगातार, जो अंतिम समय में जो पैसेंजर्स वहां पर बैठे थे, जिनके वीडियो फुटेज जब सामने आ रहे हैं, उसमें हमने देखा कि आधे से ज्यादा लोगों ने लाइफ जैकेट पहने ही नहीं थी। ऐसे में जो क्रूज चला रहे थे, जो उसके हेल्पर थे, उन पर बड़ी लापरवाही का आरोप है, क्योंकि क्यों किसी को इन्होंने फोर्स नहीं किया कि हर किसी को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन किसी ने भी नहीं पहना था। और आप देखिए, जैसे ही ये आंधी तूफान, तेज हवाएं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आई, बैलेंस बिगड़ा इस क्रूज का और ये हादसे का शिकार हो गई। 6 लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर कल ही से जारी है और इस बीच जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस पूरे हादसे पर गहनता से जांच की जा रही है और जो भी लापरवाही जिसकी सामने आई है, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। ये सीएम मोहन यादव की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। जबलपुर क्रूज हादसा, आंधी तूफान के अलर्ट को किसने किया अनदेखा? घटना में जो भी दोषी रहेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। लहरों के बीच चीख पुकार, अब एक्शन में सरकार। मैं ऊपर फंस गया था, नीचे सब लोग डूब गए थे, ऊपर वाले कूद गए, वो बच गए।
बस पता नहीं चला 5 मिनट में सब काम तमाम हो गया। कल पूरा अलर्ट था 2-3 दिन पहले से कि मौसम खराब हो सकता है, फिर भी उस क्रूज को अलाउ क्यों किया गया कि वो वहां पर सब लोग गए। इस भयावह मंजर को जिसने भी देखा वो सिहर उठा। तेज हवा चलने के बाद क्रूज डोलने लगा, धीरे धीरे पानी भरने लगा, लेकिन क्रूज किनारे तक पहुंच पाता या बाहर निकल पाता उससे पहले ही वो डूब गया और कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। मामले में अब मोहन सरकार एक्शन में है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरी ओर सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हाई लेवल कमेटी बना दी गई है और शुरुआती जांच के आधार पर क्रूज पायलट महेश पटेल, क्रूज हेल्पर छोटेलाल गौड़ और टिकट काउंटर इंचार्ज ब्रिजेंद्र को टर्मिनेट कर दिया गया है। तीनों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। इसके अलावा बोट क्लब के मैनेजर सुनील मरावी को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया है और अगले आदेश तक मध्य प्रदेश में क्रूज चलाने पर रोक लगा दी गई है। पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। इसमें महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त जबलपुर संभाग, ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें क्रूज दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है। इस घटना में जो भी दोषी रहेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई। रेस्क्यू जारी है। अब तक कई लोगों को बचा लिया गया है और कई शव निकाले गए हैं, लेकिन रेस्क्यू के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर किसी का दिल पसीज गया। माँ की ममता ऐसी कि मरते दम तक वो अपने बच्चे को बचाने में लगी रही। दरअसल रेस्क्यू टीम ने एक महिला का शव डैम से निकाला जिसने अपने 4 साल के बच्चे को सीने से लगा रखा था। महिला ने जो लाइफ जैकेट पहनी थी उसी में अपने बच्चे को भी लपेट लिया था, लेकिन दुख की बात ये रही कि माँ बेटे में से कोई भी बच नहीं पाया। चश्मदीदों के मुताबिक किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें और देखते ही देखते क्रूज डूब गया। जी सर, मैं ऊपर फंस गया था, नीचे सब लोग डूब गए थे, ऊपर वाले कूद गए, वो बच गए। बस पता नहीं चला 5 मिनट में सब काम तमाम हो गया। 4-5 घंटे में फंसा रहा पानी में, कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी। 5 मिनट बाद सब आवाज़ बंद हो गई। मैं 3-4 घंटे इंतजार करता रहा कि अब ना वो डूबेगी, अब ना वो डूबेगी। मेरे 3 परिवार के 3 लोग डूब चुके थे, मैं भी डूब जाता, बस यही इंतजार था। हादसे के बाद सरकार से लेकर प्रशासन तक सब सवालों के घेरे में है। क्रूज की फिटनेस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद क्रूज को पानी में क्यों उतारा गया और कई लोगों को लाइफ जैकेट तक नहीं पहनाई गई थी। कल पूरा अलर्ट था 2-3 दिन पहले से कि मौसम खराब हो सकता है, फिर भी उस क्रूज को अलाउ क्यों किया गया कि वो वहां पर सब लोग गए। जब वहां पर गए तो इसीलिए ये इतना बड़ा हादसा हुआ, ये रोका जा सकता था। जब मौसम खराब होने हुआ, येलो अलर्ट पहले से ही था। सवाल ये है कि येलो अलर्ट होने के बाद भी उसको अलाउ क्यों किया गया कि वो आगे जाए, वो लोगों को, सवारी को बिठाए क्रूज के अंदर। ये सबसे बड़ा सवाल है। हम क्या कह सकते हैं, और मांग करके भी होगा कि हमारे जाने वाले तो वापस नहीं आएंगे ना, हमारा परिवार बिखर गया। हादसे को लेकर सरकार का एक्शन जारी है। मध्य प्रदेश में क्रूज के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। अब पहले सभी क्रूज की टेक्निकल जांच होगी और फिर क्लियरेंस मिलने के बाद ही उनका संचालन होगा, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे को टाला जा सके। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। भारत नेपाल सीमा को लेकर केंद्र सरकार खास रणनीति बनाने जा रही है। इसे लेकर दिल्ली में आज गृह मंत्रालय की एक अहम बैठक होगी। इस बैठक की अगुवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीमा सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खासतौर पर बिहार से सटे इलाकों की सुरक्षा पर फोकस रहेगा। इस बैठक को सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सरकार घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब से खारिज हुआ है तब से बीजेपी आग बबूला है। इसे लेकर लखनऊ में आज बीजेपी मशाल यात्रा निकालेगी। मशाल यात्रा शाम 7 बजे से शुरू होगी। लोक भवन से अटल चौक तक चलने वाली इस मशाल यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके अलावा इस मशाल यात्रा में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और 5000 लोग शामिल होंगे।
दिल्ली सरकार की जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। एसीबी ने फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए 9 कोचिंग संस्थानों के मालिकों, डायरेक्टरों और कोचिंग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को 30 अप्रैल को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल ये योजना दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थी। इसके तहत एससी वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती थी। बाद में इसे बढ़ाकर एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी शामिल किया गया, लेकिन अब इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अगले हफ्ते से यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट होने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर देगा। उन्होंने दावा किया कि यूरोपियन यूनियन पहले से तय ट्रेड डील का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर यूरोपियन कंपनियां अमेरिका में ही कार और ट्रक बनाएंगी तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के मौजूदा सीजन में लगातार 3 हार के बाद ये जीत मिली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 225 रन का बड़ा टारगेट दिया, लेकिन दिल्ली ने 226 रन का टारगेट 19.1 ओवर में ही 3 विकेट पर हासिल कर लिया। दिल्ली की ओर से केएल राहुल ने 40 बॉल पर 75 रन की पारी खेली। पाथुम निसांका ने 62 रन बनाए। वहीं राजस्थान की ओर से कप्तान रियान पराग ने 90 रन की पारी खेली।